हे गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत सॉलिड चल रही होगी और चीज़ें उस तरह से चल रही होंगी जैसे कि आप इस टाइम पर सोच पा रहे हैं। सो टुडे इन द वीडियो हम लोग आज पूरी की पूरी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको एक समरी मिलेगी, एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते थे। अगर हम क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी की बात करते हैं तो क्वेश्चंस एमएनएस एग्जाम के अंदर वहां से आते हैं, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का एग्जामिनर का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से हमें उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन को करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इस वीडियो के अंदर हमारी जो केमिस्ट्री की फैकल्टी है वो हर एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद द टुडेस वीडियो। हेलो एवरीबॉडी। सो टुडे इन द एमएनएस सीरीज ऑफ एग्जाम आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 11th 12th ठीक है, ये दोनों सिलेबस करते हैं, अलॉन्ग विद हम कुछ कॉन्सेप्ट 9 10th के पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो ये सारा जो वीडियो है ये आपको एक कंक्लूजन बताने वाला है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। और इस वीडियो से मैं एक चीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके डाउट क्लियर होंगे कि किस तरह का पेपर पैटर्न रहता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से नोट करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनफैक्ट ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वन बाय वन आई विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सोडा वाटर कंटेन्स, तो दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो सोडा वाटर क्या होता है आपके पास, H2CO3 हमने कई बार क्लास में पढ़ा है ना, सोडियम, ठीक है, सॉरी सोडा वाटर H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, इसको हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो बिल्कुल ये आपके पास क्या होने वाला है, आउट ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑब्वियसली ये कार्बोनिक एसिड है H2CO3। और ये हमें पता कैसे बनता है, वाटर यूजुअली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बनता है H2CO3, इसी को हम बोलते हैं सोडा वाटर और सिंपली हम कहते हैं इसको कार्बोनिक एसिड। तो ये आपका आंसर बिल्कुल कौन सा है, कार्बोनिक एसिड। तो ये आपने देखा होगा आजकल के टाइम में, फ्यूचर टाइम में आप लोग ये यूज करते हैं ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं। उन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी आप देखते हैं कि यही आपके पास होता है एक्चुअली, और कुछ नहीं होता है। तो सी, कार्बोनेटेड वाटर इज वाटर दैट हैज बीन इन्फ्यूज्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर प्रेशर। अब यहीं से एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूंगा, इट इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, जो हमने पढ़ा ना हेनरी लॉ, कि मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये लॉ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। दिस प्रोड्यूसेस ए बबली ड्रिंक दैट्स आल्सो नोन एज स्पार्कलिंग वाटर। इसको, इसके देखो अलग अलग नाम होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पार्कलिंग वाटर, क्लब सोडा, सोडा वाटर, सेल्सर वाटर, फिजी वाटर, ऑल दीज नेम्स आर फॉर कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, कार्बन साइकिल। देखो कार्बन साइकिल हम 9 10th क्लास से पढ़ते हैं, इवन आप जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं, इवन आप आपका 11th का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है उसमें भी पढ़ते हो आप लोग। तो कार्बन साइकिल क्या इंश्योर करता है, देखो कार्बन साइकिल इंश्योर करता है कि ओवरऑल हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, ओवरऑल हमारे इन्वायरमेंट में जो CO2 का अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर इज केप्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एयर ऑलवेज कंटेन्स ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन हाइड्रेट प्रोड्यूस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस। तो हमें पता फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए, बिकॉज ऑल दीज साइकिल, चाहे आप कार्बन साइकिल की बात करो, ऑक्सीजन साइकिल की बात करो, या मैं बोलूंगा वाटर साइकिल की बात करूं, सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ओवरऑल हमारे पास उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो क्या रहे एनवायरनमेंट में, कांस्टेंट। तो ये हमें याद रखना है। तो लेट्स हैव द आंसर, या द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज केप्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और ये बार बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा है, बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें किस तरीके से ये काम करता है, तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे खुद इसको। और इसमें मैं आपको हिंट दूंगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस, CO2 साइकिल आपने पढ़ लिया, ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल पढ़िए, नाइट्रोजन साइकिल भी एक बार पढ़िए, और वाटर साइकिल बड़ा सिंपल सा था, उसको भी आप एक बार जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। तो कई बार हमने क्लासेस में डिस्कस किया है व्हाइल वी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट चीज हम डील करते हैं कि जो हमारे पास वूलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया था, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली द कंपाउंड व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, मतलब हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से। बट एक्चुअली जो यूरिया था ना, यूरिया was the first organic compound which was prepared by Wöhler in the laboratory. Otherwise, it was not possible to make a compound in laboratory. यूरिया को बनाया था, और यूरिया का फार्मूला निकलेंगे
NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये आपके पास यूरिया होता है। और इसका एक और नाम होता है, आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं कार्बामाइड। तो सी पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिच बॉहलर। यूरिया आल्सो नोन एज कार्बामाइड। क्वेश्चन आ चुका है कि कार्बामाइड इज एन अनदर नेम ऑफ, तो दिस इज फॉर यूरिया। This is an organic compound with chemical formula this. In 1828, Friedrich Buhler discovered that urea can be prepared from inorganic starting material. अब मैं आपको यहाँ बता दूंगा स्टार्टिंग मटेरियल क्या था। देखिए स्टार्टिंग मटेरियल था NH4CNO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, इससे इन्होंने प्रिपेयर करा था, दैट इज योर यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड इन द डीकलराइजिंग शुगर सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास एक, हम लोग मिथ सुनते हैं कि जो शुगर बनता है उसमें जो हड्डियां होती है ना उसका यूज होता है, कई बार हमने सुना होगा। लेकिन एक्चुअली मिथ क्या है, रियलिटी क्या है? इट इज एक्चुअली एनिमल चारकोल, और मिक्स नहीं होता, इसका एक पर्पस होता है एनिमल चारकोल का। अब देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। द फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड इन डीकलराइजिंग शुगर। शुगर आपने देखा होगा कि शुगर का ऐसे कलर क्या होता है? ब्राउनिश इन कलर होती है शुगर। लेकिन टू मेक इट व्हाइटिश हमें वो कलर सब्सटेंस वहां से रिमूव करना पड़ता है। तो दैट कलर सब्सटेंस इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ एनिमल चारकोल, जिसको आप बोलते हैं हड्डियों को मिलाया होता है ना, ऐसे कुछ बोलते हो, समझते हो। तो वो एक्चुअली हड्डियां मिलाते नहीं, वो क्या होता है? एनिमल चारकोल में से हम उस शुगर सॉल्यूशन को पास करते हैं। और ये एनिमल चारकोल क्या करता है? जो आपके पास कलराइजिंग, जो कलर मटेरियल होता है शुगर का, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अल्टीमेटली शुगर को क्या कर देता है? व्हाइट। तो सी एनिमल चारकोल, ए फाइन चारकोल प्रिपेयर्ड बाय कैल्सिनिंग बॉन्ड्स। ये कैल्सिनिंग बॉन्ड कौन सी होती है? हड्डियां, है ना। इन ए क्लोज वेसल इट इज यूज्ड एज ए फिल्टरिंग एजेंट। याद रखना फिल्टर का काम करता है इन शुगर रिफाइनिंग, एंड आल्सो एज एन एब्जॉर्बेंट एंड डिसइंफेक्टेंट। तो इसका मेन काम क्या होता है? कलरलेस मटेरियल को रिमूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, ए बर्निंग सब्सटेंस व्हिच कंटिन्यूज टू बर्न इन ए जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना, इसमें क्या है। तो कौन सा बर्निंग सब्सटेंस है जो कंटिन्यूली बर्न करेगा इवन इन द जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिएक्टिव चीज कौन है? मैग्नीशियम जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब मैग्नीशियम कैसे रिएक्टिव होता है? यूजुअली क्या होता है, बर्निंग जार है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा आपको एलेबोरेट करता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर, पहली बात तो आपको ये पता करनी है। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, एज इट पुट्स अवे फायर, ये फायर को दूर करेगी। मैग्नीशियम इज अबव कार्बन, ये पॉइंट नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम क्या होता है? अबव कार्बन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो कैन रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंटिन्यू टू बर्न। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम CO2 में से भी ऑक्सीजन को रिमूव करके बर्न करना कंटिन्यू रखेगा, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन। तो ये कार्बन, सिंपल अगर मैं बोलूं तो ये रिएक्शन होगा आपके पास Mg प्लस CO2, ये बन जाएगा MgO प्लस C। इसको मैं बैलेंस करूं तो आई कैन राइट इन दिस वे, and you can see this is a displacement reaction where a reactive metal like magnesium is replacing carbon which is less reactive than that of magnesium। और कार्बन याद रखना, कार्बन नॉन मेटल होता है, बट हम बात करें एलिमेंट की रिएक्टिविटी की कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑब्वियसली लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल है, कोबाल्ट मेटल है। हीलियम इज नॉट ए मेटल। हीलियम क्या होता है भाई? इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस यूजुअली हम उनको पी ब्लॉक में ट्रीट करते हैं, दे आर नोबल गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलम इज यूज्ड। अब ये एलम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटाश एलम होता है आपके पास, सिंपल, ठीक है। अब जो एलम होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? ठीक है, एलम यूज होते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में एलम क्या करते हैं? एलम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं सिंपली। इसमें आप एक चीज और पढ़ लेंगे वाटर के केस में, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो यूजुअली क्या होता है, जो हार्ड वाटर होता है उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, क्लोराइड और सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट, उनको रिमूव करने में ये एलम हेल्प करते हैं और अल्टीमेटली प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। तो सी alum is a non-toxic and helps purifying water by coagulating the mud particle and forming a gelatinous precipitate। तो याद रखना alum का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। आयरन ओर याद रख लो, देखो क्लास में भी हम लोग यही बात करते हैं कि जब ओर की बात आती है तो मेन जो एलिमेंट है
आपके पास आयरन है, आपके पास मरकरी है, आपके पास जिंक है, ठीक है, आपके पास कॉपर है, और एनसीईआरटी में आपके पास और कौन सा दिया, एक एल्यूमिनियम है ना। तो गोल्ड के भी याद कर लो, सिल्वर का भी याद कर लो। तो मेन मेन मेटल जितने भी हैं उन सब के और आप याद कर लो, नॉट ओनली वन और टू, कम से कम तीन तीन चार चार एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा कि आयरन का और कौन है, तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन, और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला याद रख लो Fe3O4। और जो मैग्नेटाइट है इट इज ए काइंड ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, याद रखेंगे। क्वेश्चन आपको बन सकता है यहाँ से एक और कि भैया मिक्स्ड ऑक्साइड कौन है। तो हाउ इट इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड, यू कैन सी इट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ टू ऑक्साइड, वन इज Fe2O3 एंड अनदर वन इज FeO। तो आयरन के दो ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं, एक फेरिक ऑक्साइड और एक फेरस ऑक्साइड, दोनों का ये मिक्सचर होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट। You can see magnetite is a mineral, one of the main iron ore with the chemical formula Fe3O4. It is one of the oxide of iron and ferrimagnetic. Ferrimagnetic क्या होते हैं? Ferrimagnetic होते थे जो आपके पास लाइक पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। याद करिए सॉलिड स्टेट में कि हमने बोला था कि इनमें मैग्नेटिक डोमेन होते हैं। मैग्नेटिक डोमेन कैसे होते हैं फेरीमैग्नेटिक में, अनइक्वल, मतलब जैसे यहाँ पे तीन आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज है और दो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ये पैरामैग्नेटिक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 100% कैंसलेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है, तो ये फेरीमैग्नेटिक भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आइसोटॉप्स डिफर इन नंबर ऑफ। तो ये बहुत बार हमने बात करी है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम की। तो हमने क्या बोला, इनका एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है, मास नंबर डिफरेंट। अब हम क्या देखते हैं, इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं इनमें। तो ऑब्वियसली ये न्यूट्रॉन से डिफर करते हैं, ठीक है, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है क्या, n इज इक्वल टू, ए क्या होता है मास नंबर और जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड। तो यहाँ पे प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन, और ट्रिटियम में आपके पास 2 न्यूट्रॉन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, ये आप याद रखेंगे। तो सी न्यूट्रॉन्स, isotopes are two or more types of atom that have same atomic number and position in the periodic table as well, that differ in the nucleon number due to different number of neutrons। अब ये न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लियन बोलते हैं हम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। तो ऑब्वियसली अगर न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे तो आपके पास न्यूक्लियन भी अलग अलग होंगे, बट रिमेंबर प्रोटॉन सेम रहते हैं, लेकिन जो डिफरेंट चीज है वो क्या होती है, न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। तो एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग दिस वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, 6.023 into 10 raised to 23, and this is also called 1 mole of any substance, right? तो इसको होता है एवोगाड्रो नंबर, and it is also represented by the letter Na, or sometimes it is simply by n। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आपको क्या बताता है, देखो ये भी देख लेते हैं। Avogadro constant is the proportionality factor that relates the number of constituent particle in a sample with the amount of substance in that sample। यूजुअली हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि देखो एक मोल का मतलब कि 12 ग्राम कार्बन 12 में, याद रखना 12 ग्राम कार्बन 12 जो आइसोटोप होता है उसमें यूजुअली कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो यूजुअली हम कैसे डिफाइन करते हैं मोल को, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल विच आर इन 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप, ये हम याद रखेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज लिक्विड नॉन मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिक्विड नॉन मेटल कौन होता है, ब्रोमीन होता है। वेयर एज अगर मैं बोलूं लिक्विड आपके पास मेटल कौन होता है, तो आप सबको पता है मरकरी होता है, मरकरी इज द लिक्विड मेटल। अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको ऐड करूंगा, समटाइम देखो सिंपल यहाँ पूछा कि लिक्विड नॉन मेटल कौन है, ब्रोमीन, लिक्विड मेटल कौन है, मेटल है। ये बात हो रही है रूम टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर की। अब एक बात और आप नोट करेंगे कि जो आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा मैं गैलियम, ठीक है, गैलियम इज इन लिक्विड स्टेट बट जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप क्या कर दें 298 से 300 कर दें, दो डिग्री सेल्सियस कर दें, मान लो 300 टू 302 केल्विन के बीच में, मतलब जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर अगर हम गैलियम को देखें तो गैलियम क्या होता है, लिक्विड होता है।
बट अगर आपसे पूछा है रूम टेम्परेचर पे तो वो नॉन मेटल है ब्रोमीन और मेटल होता है आपका मर्करी. तो दी bromine is the right answer. And mercury is the only metal that is liquid at room temperature, and bromine is the only non-metal that is liquid at room temperature. Next question, very important. Real gas tend to become ideal. अब there are two conditions under which a real gas. अब रियल गैस कौन होता है? जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता. हमने कई बार पढ़ा क्लास में. ठीक है, तो देखिए Pb इज इक्वल टू nRT होती है आपके पास आइडियल गैस क्वेश्चन. इसको गैस जो फॉलो करती है दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस, और जो इसको फॉलो नहीं करती है वो कौन होती है? रियल गैस, राइट. तो अब पॉइंट क्या है, कैन ए रियल गैस नेवर बी लाइक आइडियल गैस? तो इसका आंसर है नो. ए रियल गैस कैन बी लाइक आइडियल गैस अंडर टू कंडीशन. व्हाट आर दोस कंडीशन? दीज आर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. याद रखेंगे, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे एनी गैस दैट बिहेव्स लाइक रियल आइडियल गैस. So answer low pressure and high temperature. So see, generally a gas behaves more like an ideal gas at higher temperature and lower pressure, as the potential energy due to intermolecular forces become less significant compared with the particle's kinetic energy, and the size of the molecule become less significant compared to the empty space. अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, देखो दो बातें बोलूंगा मैं आपको. यूजुअली एक होती है आपके पास आइडियल गैस. तो आइडियल गैस तो फॉलो करती है इस इक्वेशन Pv is equal to nRT. और एक होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेंडर वाल इक्वेशन. वो क्या होती है वो भी मैं लिख देता हूँ. P प्लस ए एन स्क्र अपॉन वी स्क्र V माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी. इस इक्वेशन को होता है वेंडर वाल इक्वेशन. तो ये इक्वेशन कौन फॉलो करती है? रियल गैस. अब देखो, अगर मैं बोलूं वेंडर वाल इक्वेशन में ये वाला फैक्टर मैं जीरो कर दूं और ये वाला फैक्टर भी जीरो कर दूं, नेग्लिजिबल कर दूं इन दोनों को, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी Pv इज इक्वल टू nRT. तो इसका मतलब क्या है कि जो वेंडर वाल इक्वेशन है वो है रियल गैस की इक्वेशन, बट एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. यहाँ पे होता जो ए होता है अट्रैक्टिव फोर्स, याद रखना, और ये बी होता है वेंडर वाल कांस्टेंट फॉर द वॉल्यूम और साइज ऑफ द पार्टिकल. तो ये दोनों फैक्टर हो जाते हैं जीरो, तो जिसकी वजह से इक्वेशन क्या बन गई? Pv इज इक्वल टू nRT. और ये दोनों फैक्टर जीरो कब होते हैं? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट विच इज प्रिजर्व्ड अंडर वाटर. देखो अंडर वाटर आपके पास देखो, सोडियम आपको पता है केरोसिन में रखते हैं हम लोग, वाटर के साथ तो हाईली इसका मतलब एक तरह से बहुत ही खतरनाक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसका. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रेड फोस्फोरस की. इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है. व्हाइट फोस्फोरस को अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है. ये इतना एक्टिव होता है कि हम इसको एयर के साथ कांटेक्ट नहीं होने देते हैं इसका, राइट. तो दैट्स व्हाई व्हाइट फोस्फोरस इज केप्ट अंडर वाटर. एंड सल्फर आप सबको पता है, सल्फर तो एक तरह से नॉन एक्टिव होता है. ठीक है, आंसर इज व्हाइट फोस्फोरस. एंड इफ एनीबॉडी आस्क यू कि व्हिच इज मोर रिएक्टिव, देन से व्हाइट फोस्फोरस इज मोर एक्टिव. तो सी, व्हाइट फोस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव as it comes in contact with moist air, and therefore it is kept under water to avoid its contact with the air. याद रखना, एयर के साथ ही होता है इसका रिएक्शन, वाटर के साथ नहीं होता है. ठीक है, इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द व्हाइट फोस्फोरस हाईली टॉक्सिक, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, हैज कैपेसिटी टू इग्नाइट एट 30 डिग्री सेल्सियस इन मॉइस्ट एयर. तो ये क्या करता है, 30 डिग्री सेल्सियस पे इसको इग्निशन हो जाता है, मतलब आग लग जाती है इसको. मतलब आप हो सकते हैं एक तरह से रूम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ लेता है विद रिएक्शन विद एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफी. देखो इस तरह के क्वेश्चन, यूजेबल क्वेश्चन बहुत आए. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, फोटोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो यूजुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड यूज होता है फोटोग्राफी में, वो होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट. याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट. अब ये क्यों होता है, देखिए sodium thiosulfate is used in gold mining, water treatment, analytical chemistry, the development of silver-based photographic film. ये पॉइंट इस क्वेश्चन के साथ कंसर्न कर रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट को हम कहाँ यूज करते हैं? सिल्वर बेस्ड फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए एंड प्रिंट एंड मेडिसिन बनाने. तो इट इज ए वेरी वर्सेटाइल कंपाउंड, तो सारे यूजेस के पढ़ लेंगे आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल. तो याद रखना, ग्रेफाइट यूज होता है पेंसिल में. ठीक है, और इसीलिए हम पेंसिल्स को बोलते हैं लेड पेंसिल्स. अब आप बोलोगे सर लेड पेंसिल्स का मतलब तो हो गया लेड होना चाहिए इसमें. याद रखना, जो ग्रेफाइट है इसकी अपीयरेंस किसकी तरह होती है? लेड की तरह. इट अपीयर्स टू बी
like lead, but actually it is graphite. So it is used in making nib of pencils, जो हम पेंसिल से लिखते हैं ना. ग्रेफाइट इज द मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप फॉर प्योर कार्बन. याद रखना, एलोट्रॉप होता है कार्बन का. एलोट्रॉप क्या होते हैं? एलोट्रॉप होते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. It is well known use in production of leads in the pencil where it is hard, its hardness is modified by mixing clay to. तो ये सिंपल इसका प्रोसेस है, ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द एटम बॉम्ब. देखो एटम बॉम्ब की बात करोगे तो आपको किम जोंग उन याद आने चाहिए. किम जोंग उन, ठीक है. तो किम जोंग उन के जो पास एटम बॉम्ब है उसमें कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियर फिशन. और न्यूक्लियर फिशन में आपको पता है एक बड़ा सा न्यूक्लियर क्या करता है, ठीक है, टूटता है. जब उसको हम हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो टूटता है स्मॉल न्यूक्लियाई में, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है और उससे एक बहुत बड़ा क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है. इट इज हाईली डेंजरस. So nuclear fission is a nuclear reaction in which the nucleus splits into two or more smaller lighter nuclei along with a large amount of energy. Right? अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये सन होता है. सन में, तो सन में जो कौन सी रिएक्शन होती है? दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन. ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, फ्यूजन. इसमें दो न्यूक्लियाई जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, फ्यूजन, फ्यूज करते हैं. राइट? तो इसको आपने याद रखना है along with that. मार्बल. अब मार्बल क्या होता है? देखो सबको पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको हम मार्बल बोलते हैं. CaCO3 इज कॉल्ड मार्बल. मार्बल इज मेटामॉर्फिक रॉक कंपोज्ड ऑफ recrystallized carbonate mineral, मोस्ट कॉमनली कैल्साइट और डोलोमाइट. ये कैल्साइट और डोलोमाइट क्या है? ये है जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये ओर का काम करता है. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ओर. तो जब कैल्शियम कार्बोनेट या फिर आपका कैल्शियम कार्बोनेट जब ओर का काम करता है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं कैल्साइट. और यूजुअली ये डोलोमाइट में होता है, ठीक है, और कैल्साइट में. दीज आर द इंपॉर्टेंट ओर्स कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल डायमंड वर प्रोड्यूस्ड बाय. देखो आपके मन में आएगा सर ये आर्टिफिशियल डायमंड क्या है? अगर आर्टिफिशियल है तो कोई नेचुरल भी होता है? तो बिल्कुल, एक नेचुरल डायमंड भी होता है. अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ. नेचुरल डायमंड जनरली क्या होता है? इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. राइट? और इसकी अगर हम नेचुरल प्रेपरेशन देखें तो इसको बनने में लगते हैं मैनी ईयर्स. बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको बनने में, नेचुरल डायमंड. सिंस डिमांड आपको पता जाता है तो इसलिए देयर आर सम आर्टिफिशियल मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग मैन मेड डायमंड. अब आप बोलोगे सर मैन मेड डायमंड और नेचुरल डायमंड में क्या कोई फर्क हुआ? तो कोई फर्क नहीं होगा भाई, कंपोजिशन सेम रहेगा, ठीक है, बट मेथड जो होगा वो मैन मेड होगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल डायमंड से बना दिया हमने एक तरह से आर्टिफिशियल डायमंड. कंपोजिशन सेम रहेगी, प्रॉपर्टी सेम रहेगी, राइट. और ये जो आपके पास आर्टिफिशियल डायमंड है इसको सबसे पहले प्रोड्यूस किया था मॉइसन. मॉइसन, ठीक है. तो देखिए इन 1892 मॉइसन थ्योराइज्ड that diamonds could be synthesized by crystallizing carbon under pressure from molten iron. He designed and developed the electric arc furnace. बहुत बार सुनते हैं, ये भी क्वेश्चन बन गया यहाँ से. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ये क्या होती है? एक तरह से ये एक तरह से एक भट्टी होती है जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है, अप टू 3500 डिग्री सेल्सियस. राइट? तो इन्होंने बनाया था आर्टिफिशियल डायमंड फर्स्ट ऑफ ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो नेचुरल रबर होता है पॉलीमर आइसोप्रीन का. एंड ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. एक और तरीके से मैं इसको पूछूंगा कैसे. आइसोप्रीन क्या होता है? केमिकली आइसोप्रीन क्या होता है? तो रिमेंबर, आइसोप्रीन इज दिस, राइट. ये होता है आइसोप्रीन. CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3. इसको होता है 2 मिथाइल. अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं 2 मिथाइल, ठीक है. एक मिनट रुको, जस्ट मिनट, थोड़ा इसको एलाबोरेट करता हूँ. ड्रॉ नहीं किया ठीक से. यू कैन सी दिस CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ लगाता हूँ CH3 C, राइट. ये अब इसका IUPAC नेम लिखूं 1 2 3 4. तो इसको होता है 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइईन. 2 बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड इसमें. सिंपली आप इसको बोल सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन. 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन, राइट. ये होता है आइसोप्रीन. और अब यहाँ पे बात हुई है नेचुरल रबर की.
तो नेचुरल रबर, तो आपने बोल दिया कि सर नेचुरली ये जो हमारे पास रबर का प्लांट होता है, लेटेक्स होता है, उससे मिलती है रबर लेटेक्स, उसको हम बोलते हैं रबर लेटेक्स। और याद रखना रबर लेटेक्स क्या होता है, एक तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है ये भी, राइट। इसमें रबर सॉल्यूशन इज एक्टिंग लाइक ए कोलोइडल सॉल्यूशन। अब पॉइंट इज दैट कि अगर आपके पास नेचुरल है तो एक सिंथेटिक भी होता है, तो सिंथेटिक में भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मोनोमर यूनिट। तो वहां पे मोनोमर यूनिट होता है क्लोरोप्रीन, याद रखिए क्लोरोप्रीन। और ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम है। यू कैन सी CH2 डबल बॉन्ड Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन। वहां क्या था, 2 मिथाइल था, यहाँ क्या है 2 क्लोरो है, राइट। तो सिंपल क्लोरो और मिथाइल का फर्क है, और कोई फर्क नहीं है इन दोनों के मोनोमर में, याद रखने के लिए आपको आसान हो जाएगा। तो 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन को हम बोलते हैं क्लोरोप्रीन। और जब आपके पास सिंथेटिक रबर प्रोड्यूस होता है तो सिंथेटिक रबर को हम केमिकली बोलते हैं नियोप्रीन। तो नियोप्रीन कोई मोनोमर यूनिट नहीं, याद रखना। नियोप्रीन क्या होता है, नियोप्रीन इज कॉल्ड सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर को नियोप्रीन बोलते हैं। और नियोप्रीन में आपके पास मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। So this is isoprene. Next question. Vinegar is the trade name. Very important, very interesting question. Acetic acid जो होता है उसको होता है vinegar, right? ये बहुत आसान है, सबको पता होगा। विनेगर कहाँ यूज होता है, इट इज एन aqueous solution of acetic acid and trace compound that may include flavorings. Vinegar typically contains 5 to 8% acetic acid, याद रखना 5 to 8% acetic acid vinegar. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन, CH4 कंटेनिंग ओनली 1 कार्बन। तो देखिए मीथेन इज ए केमिकल कंपाउंड विद द केमिकल फार्मूला CH4, ग्रुप नंबर 14 हाइड्राइड होता है। अब हाइड्राइड किस तरह का है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा है, कार्बन 4 बॉन्ड बना है, ठीक है। इफ कार्बन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड इट मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो दीज टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, ग्रुप नंबर 14 के जो हाइड्राइड होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज्ड हाइड्राइड्स। द सिंपलेस्ट एल्केन एंड द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में भी आपको पता है मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोजन, कार्बोजन इज यूज्ड इन केस ऑफ, तो कार्बोजन कहाँ यूज होते हैं भैया, CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। यूजुअली क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाता है, रिएक्ट करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, आप सबने सुना होगा। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक तरह से बहुत ज्यादा मतलब जल्दी बनता है। अगर आप बोलो कि एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, which has greater tendency to form complex with hemoglobin, तो आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन से कई गुना फास्टर, 100 टाइम ज्यादा फास्टर होता है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने में। अब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया इसने, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन डिड नॉट गेट एनी चांस टू गेट कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। तो अल्टीमेटली हमारा जो ऑक्सीजन का जो एक्सपोर्ट है टू द सेल्स वो अफेक्ट करता है, और उसको बोलते हैं CO पॉइजनिंग। और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के कारण डेथ भी हो सकता है, फेटल है बहुत ज्यादा। इसको ट्रीट करने के लिए सपोज करो कि कार्बन मोनोऑक्साइड किसी ने इनहेल कर लिया, तो उसको हम देते हैं कार्बोजन का मिक्सचर। ये कार्बोजन क्या होता है, कार्बोजन में हम लोग यूजुअली यूज करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम। अब जैसे इसको हम देते हैं कार्बोजन को, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को चेंज करेगा किसमें, CO2। और CO2 में पता है हार्मफुल नहीं है, तो अल्टीमेटली ये है कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट करके ठीक है क्या करेगा, रिमूव कर देगा बॉडी में से। तो CO poisoning typically occurs in breathing excessive levels of carbon monoxide. Treating CO poisoning with carbozone combination of CO2 and O2 is effective as it stimulates ventilation. तो ये कार्बोजन को थोड़ा ठीक कर लेना, मैंने गलती से ये बोल दिया, CO2 plus O2 का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेकेलाइट इज द कोपॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड। तो वेकेलाइट क्या होता है, पॉलीमर होता है। कहाँ काम आता है, इसके यूजेस भी पढ़ने आपने, स्विचेस बनाने में आता है काम, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, कॉम्स जो होती हैं आपकी, उसके जो यूटेंसिल्स के हैंडल होते हैं उसको बनाने के काम आता है। तो ये किसका है, एक तो इसमें होता है आपके पास फिनॉल और एक इसमें होता है फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। तो ये दो कैटेगरी से कंबाइन करता है। एक तो इसका बनता है लीनियर पॉलीमर,
लीनियर वाले का नाम होता है नोवोलैक। तो नोवोलैक क्या है, बेकेलाइट का ही भाई है, बट ये लीनियर हो। और एक आपके पास क्या होता है, क्रॉस लिंक। तो क्रॉस लिंक जो आपके पास है वो होता है बेकेलाइट। तो याद रखना दोनों में मोनोमर यूनिट सेम, नोवोलैक में भी और बेकेलाइट में, बट डिफरेंस इज ऑफ स्ट्रक्चर। तो फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये आप देख लीजिए, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द बाई प्रोडक्ट इज। अब फर्मेंटेशन में बाई प्रोडक्ट क्या होता है भाई, तो फर्मेंटेशन में हमें पता है एक तो इथाइल एल्कोहल बनता है, ठीक है, और बाई प्रोडक्ट इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी, fermentation is a metabolic process that produces chemical changes in organic state through action of enzyme. Carbon dioxide one of its byproduct. Next question, which of the following is used as food preservative? तो याद रखना फूड प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं विनेगर को। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था विनेगर, 5 to 8% solution of acetic acid. See, vinegar is made from fermentation of sugar and water solution. It acts as an effective natural preservative. The acetic acid present in vinegar kills microbes, inhibits food spoilage. ये आप घर में भी यूज करते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ऑब्वियसली बचपन से आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, CO2 इज द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। एंड व्हाट इज लाइम वाटर? Aqueous solution of calcium hydroxide is called lime water. When CO2 is passed, what happens? It forms CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, इसमें क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर जो सॉल्यूशन बना, इट अपीयर्स व्हाइट और मिल्की इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, हाँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ठीक है, इसको हम पहली बात तो ड्राई आइस बोलते हैं, राइट। और ड्राई आइस कहाँ यूज होती है? इट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। फ्रिज में देखा होगा आपने, वहां यूज होती है। तो देखो, due to the sublimation property of solid carbon dioxide, it is used in as refrigerant as it changes from solid to liquid state when exposed to a particular temperature. तो इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस। ऑब्वियसली कैटालिस्ट क्या है, सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सी, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो दिस इज द कैटालिस्ट। अब कैटलिस्ट की खासियत होती है, ये क्या करता है, स्मॉल अमाउंट में हम इसको यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड आफ्टर द रिएक्शन इट रिमेन्स अनचेंज, अनयूज्ड। मतलब जितना हमने रिएक्शन में डाल दिया, इसने रिएक्शन को फास्ट किया, उसके बाद हमें फिर से वी कैन रिकवर इट द सेम फॉर्म। तो दिस इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनार कैस्टिक। देखो लूनार कैस्टिक किसका नाम होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। अब ये क्या है भाई, ये थोड़ा सा मेडिकल इक्विपमेंट के साथ, मेडिकल प्रोसेस के साथ ट्रीटेड डाउन। देखो सिल्वर नाइट्रेट को हम ल्यूनर कास्टिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यूजुअली क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट की हम स्टिक्स लेते हैं, स्टिक्स, ये स्टिक्स ऐसी स्टिक्स जैसी बना देते हैं, ठीक है। अब इस स्टिक से क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर, जब कोई मान लो कोई ऑपरेशन हो रहा है या फिर कोई डॉक्टर लोग कुछ सर्जरी करते हैं, तो पर्टिकुलर टिश्यूज को रिमूव करने में ये हेल्प करता है। तो इसको क्या, सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं लूनर कास्टिक। सी, silver nitrate is an inorganic compound with chemical formula EgNO3. This salt is versatile precursor to many other silver compounds such as those used in photography. तो फोटोग्राफी में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइन। तो ब्राइन हमारे पास क्या, देखो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन, राइट। यूजुअली आप किताबों में पढ़ेंगे तो लिखा होगा 38% NaCl सॉल्यूशन, मतलब 38% NaCl सॉल्यूशन इन वाटर is called brine solution. तो ये आप याद रखेंगे। तो सोडियम क्लोराइड इन वाटर, brine is high concentration solution of salt in water. In different contexts, brine may refer to salt solution ranging from 3.5% up to 26%. Usually 26% होता है, ज्यादा से ज्यादा आपको 38% लेके जाते हैं। Lower levels of concentration are called by different names. जैसे lower level में हम इसको बोलेंगे fresh water, brackish water, and even it is called saline water. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूक्लाइम हैज द फार्मूला। क्यूक्लाइम का फार्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्यूक्लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं एक्वस को क्या बोलते हैं हम इसको, लाइम वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है, सोडियम कार्बोनेट आपको पता है,
Calcium oxide, commonly known as quicklime or burnt lime, is widely used chemical compound. It is a white, caustic, alkaline, बेसिक होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एट रूम टेम्परेचर, केमिकल फॉर्मूला इज CaO. नेक्स्ट क्वेश्चन, a non-metal which is good conductor of electricity. तो रिमेंबर ग्रेफाइट. अब ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, मतलब एक तरह से मैं बोलूंगा ग्रेफाइट आपके पास कार्बन है, और कार्बन में खासकर जो इसका एलोट्रोप ग्रेफाइट है, राइट. इसमें क्या होता है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करेगा? शेयर करेगा, मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा. कैसे बनाएगा? इट इज एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है फ्री. ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट एक्ट एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो एक बार फिर से बोलूंगा, ग्रेफाइट इज कार्बन, और इसमें यूजुअली क्या होता है? हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है. एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है. यूजुअली 3 बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट होती है sp2. एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाता है फ्री, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is called king of chemical? बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा है हमने. सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड king of chemical. इसको king of chemical बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेटल which has shining appearance. तो दैट इज आयोडीन. अब आयोडीन का क्या होता है? यूजुअली आयोडीन सबलाइम करता है. आयोडीन वेपराइज हो जाता है, ठीक है, सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग इन लिक्विड स्टेट. और ये वेपर्स होते हैं, क्या करते हैं? शाइन करते हैं, राइट. देखो आपके पास दिस इज आयोडीन. ये थोड़ा सा रिपीट हो गया, इसको इग्नोर कर देना आपने. थैंक यू. तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि ये जो मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, आई डोंट से कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में 100% आएंगे, बट आई हैव गिवन सम आइडिया कि अप टू विच लेवल यू पीपल हैव टू स्टडी, राइट. कई बार बच्चे आप बोलते हो कि सर हम ऑर्गेनिक में क्या करें, हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेपरेशन कैसे करें, क्या हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें. तो ये मैंने आपको वीडियो बना के एक आइडिया दिया है कि विच लेवल यू आर गोइंग टू टच. और बी पर्सनिफाइड में आप देखते हैं कि हम लोग आपको पूरा सिलेबस कराते हैं. उसका फायदा क्या है कि एज मच एज पॉसिबल यू पीपल कैन कवर योर सिलेबस. कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ते हैं हम लोग जिसमें आपको कोई कमी लगे. तो इसलिए बेटर है जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप करेंगे, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा. तो इस वीडियो का मेरा यही मकसद था. तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा. ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.